एमपीपीएससी के नए सिलेबस के अनुसार एमपीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पेपर 3 के लिए अर्थशास्त्र की क्लासेस हो रही हैं, जिसमें टोटल हमको 5 यूनिट पढ़नी है। हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि दोनों यूनिट में जो टॉपिक दिए गए हैं वो पूरी इकोनॉमिक्स का बेस है। उनको कंप्लीट करने के बाद ही अदर यूनिट के टॉपिक को आप अच्छे से इंटरलिंक कर पाओगे। तो जो हमने कंप्लीट किए हैं उसमें बेसिक तो हमारा हो गया है। आज की क्लास में हम कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के क्षेत्रीय योगदान से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आप सिलेबस देखो तो यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से 3 टॉपिकों को अगर हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा यूनिट 1 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित है। वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो है ऊपर विशेषताओं वाला, दूसरा है विकसित भारत और तीसरा है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। अब बचे हुए जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो ये अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से संबंधित हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन से होते हैं? पहला प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें हमें कृषि, खनन, उत्खनन, मत्स्य, मुर्गी, पशुपालन, वानिकी, उद्यानिकी, इनके बारे में पूरा डिटेल से क्लास करना होता है। और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें निर्माण, विनिर्माण, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति इत्यादि कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है। सीधा से बोलूं तो द्वितीयक क्षेत्र का मतलब है उद्योगों से संबंधित कॉन्सेप्ट। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, इसमें हम सेवा क्षेत्र से संबंधित कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं और इसको पढ़ते हैं। अब इस सिलेबस को वापस से देखो तो चीजें आपको बहुत सी स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी। जहां जहां मैं ये रेड टिक लगा रहा हूं, जैसे कृषि का योगदान प्राथमिक क्षेत्र है, प्रमुख फसलें एवं फसल पैटर्न प्राथमिक क्षेत्र है, घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम पर निर्भरता प्राथमिक क्षेत्र है, पीएम किसान, विभिन्न योजनाएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं, कृषि मूल्य नीति, विपणन और वित्त प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, मूल्य वर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। हालांकि ये इसमें द्वितीय क्षेत्र का भी हिस्सा है। तो ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हो, जो मैंने लाल लाइन से टिक किए हुए हैं, ये एक्चुअली प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि से संबंधित है। फिर कृषि के बाद द्वितीय क्षेत्र आता है, तो यहाँ पे लिखा है, जो मैं हरे रंग से टिक कर दे रहा हूं, भारत में औद्योगिक नीतियां, निर्माण, विनिर्माण, अधोसंरचना। ये जो मैंने 2 टिक किए हैं ये द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं, और लास्ट में जो मैं ये माप बना रहा हूं ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो कुल मिला के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से ही पूरा ये टॉपिक संबंधित है। पर इसमें इतना आसान नहीं जितना अपन ने बोला है। अब इसके टुकड़े देखो कि वो हमसे एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा है। तो आज के टॉपिक में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो वो चाह रहा है कि आप कृषि का योगदान बताएं। तो इस क्लास में हम पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास करेंगे केवल कृषि के योगदान पर। फिर अगली क्लास में हम उद्योगों के योगदान और सेवा क्षेत्र के योगदान पर बात करेंगे। पर मैं ये चाह रहा हूं कि पहले हम कृषि का योगदान कंप्लीट कर लें। अब कृषि शुरू हो गई है तो क्यों ना हम कृषि वाले ही पॉइंट पहले कंप्लीट करें। तो आज की क्लास में कृषि का योगदान, फिर कल की क्लास में प्रमुख फसलें, प्रमुख फसल पैटर्न, फिर इसकी चुनौतियां, किसान संकट, फिर जितनी भी योजनाएं हैं कृषि संबंधित वो कर लेंगे, फिर कृषि मूल्य नीति, विपणन और वित्त कर लेंगे, और फिर उसके बाद स्टार्टअप और प्रसंस्करण से संबंधित जो भी पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे। तो इस हिसाब से कृषि वाला पूरा एरिया हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हम आएंगे द्वितीय क्षेत्र की तरफ, यानी कि उद्योग की तरफ। उद्योग में उन्होंने हमें 2 टॉपिक दिए हुए हैं, विनिर्माण और भारत में औद्योगिक नीतियां। इन पर काम करके फिर तृतीय क्षेत्र वाला हिस्सा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पूरी क्लास को वापस से फोकस करो। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? हम पढ़ने वाले हैं कृषि का क्षेत्रीय योगदान। अब जब वो शब्द बोल रहा है क्षेत्रीय योगदान, तो इसके कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं। क्षेत्रीय योगदान इस मामले में कि राज्य वाइज बताइए, और क्षेत्रीय योगदान इस मामले में कि सेक्टर वाइज बताइए। हम दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर काम करेंगे। लेकिन इस पूरे यूनिट में जो वो क्षेत्रीय योगदान की बात कर रहा है, अकेले यहीं पर फोकस नहीं करेंगे, बाकी सभी यूनिटों को भी लेकर चलेंगे। तो अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। पहला तो अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय योगदान का क्या मतलब है। तो उसमें 2 शब्द हैं, एक है क्षेत्रीय और एक शब्द है योगदान। पहले इन शब्दों को समझिए।
तो क्षेत्रीय कैसे समझोगे? स्टार्टिंग में जीडीपी की क्लास में आपने सीख ही लिया है मुझसे कि जीडीपी कुछ नहीं है, सभी क्षेत्रों से आया हुआ पैसा है। और मैंने ऐसे सिखाया था कि एक व्यक्ति है, उसके 3 लड़के हैं, एक कृषि में काम करता है, एक उद्योग में काम करता है, एक सेवा में काम करता है। जो कृषि में काम करता है वो 20 रुपए कमाता है, उद्योग में काम करता है वो 30 रुपए कमाता है, सेवा में काम करने वाला 50 रुपए कमाता है। चूंकि ये तीनों लड़के जिस बाप के हैं तो कमा के उस बाप को पैसा देंगे, तो इस लिहाज से उस बाप की जेब में 100 रुपए जाएंगे। वो 100 रुपए जो होगा वो उस बाप का जीडीपी होगा, और जो लड़कों ने कमाया है वो उन लड़कों का जीवीए होगा। अब अगर मेरी बातों से तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई तो इसका मतलब मेरी जीडीपी वाली क्लास तुमने नहीं देखी, और अगर वो क्लास अब नहीं देखी तो ये क्लास में वापस से उम्मीद मत करना कि मैं चीजें वापस से समझाऊंगा। आशा करता हूं कि अब मेरी बातों से आप कोरिलेट कर पा रहे होगे। तो जब मैं बोलूंगा क्षेत्रीय तो इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और उसने कहा है कृषि का क्षेत्रीय योगदान, तो कृषि के क्षेत्रीय योगदान में केवल कृषि तक नहीं रहना है। कृषि के अलावा जो उस क्षेत्र में जो आते हैं, जैसे खनन आता है, उत्खनन आता है, मत्स्य आता है, मुर्गी पालन आता है, पशुपालन आता है, वानिकी आता है, उद्यानिकी आता है, डेयरी पालन आता है, तो ये जितने भी डायमेंशन प्राथमिक क्षेत्र में आ रहे हैं उन सभी के योगदानों की चर्चा करनी है। और अगर तुम केवल कृषि को पढ़कर चले गए और उसी के योगदान पर चर्चा करके आए तो हो सकता है कि तुमसे 2 नंबर में कोई ऐसा फैक्चुअल प्रश्न पूछ दे जो ना बने। इसीलिए इस कोर्स को और इस सिलेबस को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमसे डिमांड क्या कर रहा है। पहला एकदम अर्थ क्लियर है कि सर क्षेत्रीय का क्या मतलब है, वो समझ में आ गया कि कृषि के अलावा इन क्षेत्रों पर भी हमको फोकस करना है। अगर डेटा मिलेगा तो नोट्स में आएंगे जरूर। क्षेत्रीय क्लियर हो गया। दूसरा शब्द है योगदान को लेकर। अब इस योगदान को कैसे समझना है? अब ऐसे समझिए, कृषि का मतलब है ग्रामीण भारत, सेवा और उद्योग का मतलब है शहरी भारत। यानी जो शहर है जिसको मैं इंडिया कह सकता हूं, वहां पर उद्योग है और सेवा है। जो गांव है उसको मैं भारत कह सकता हूं, वहां पर कृषि कार्य हो रहे हैं। अब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि कृषि और उससे जो संलग्न क्षेत्र हैं इनका क्या योगदान है। तो जब भी योगदान देखेंगे तो आप ये बताना कि कृषि का जीडीपी में क्या योगदान है, ये बताने का प्रयास करना कि कृषि का रोजगार में क्या योगदान है, बताने का प्रयास करना कृषि का गरीबी निवारण में क्या योगदान है, समावेशी विकास में क्या योगदान है, ऊर्जा आपूर्ति में क्या योगदान है, और सबसे बड़ा प्रश्न जो इस सिलेबस के अनुसार आपको समझना है कि कृषि का विकसित भारत 2047 बनाने में क्या योगदान है। जो हम विकसित भारत 2047 बनाने वाले हैं उसमें हमारा कृषि क्या रोल निभाने वाला है, कृषि का क्या योगदान होने वाला है। कुल मिला के जब आप विकसित भारत की बात कर रहे हो तो उसमें संकल्प लिया है न्यू इंडिया बनाने के लिए। और मैं आपसे बोल चुका हूं कि जब मैं इंडिया बोलूं तो समझना शहर, क्योंकि विकसित तो तब होगे ना जब गांव से शहर की तरफ आ जाओ। यानी कि अभी हम 35% लोग हैं जो शहर में रहते हैं, 65% लोग गांव में निवास कर रहे हैं आज के डेटा के अनुसार। 2047 में इसी प्रतिशत को बदलना है और कम से कम लोग गांव में रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग शहर में आ जाएं। तो जब हम गांव से शहर में आ जाएंगे तो खेती कौन करेगा, पेट कौन भरवाएगा। तो जो हमारा कृषि है वो 2047 तक जाते जाते किस प्रकार का योगदान देगा, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। हमें आंसर की फॉर्मेटिंग इस प्रकार से करने की जरूरत है। फिलहाल हम जब आंसर राइटिंग करने के लिए जाएंगे 7 नंबर और 10 मार्कर्स में, उसके लिए पहले हम अपने दिमाग में खाका भर लेते हैं कि कृषि का योगदान कुछ इस प्रकार से पढ़ना है। पहले एक ब्रॉड खाका पढ़ते हैं कि कृषि के योगदान में हमें क्या क्या पढ़ के जाना है। सबसे पहले जो कृषि क्षेत्र का योगदान है उस पर पूरी तरह से हम लोग फोकस करेंगे। यह योगदान 2 प्रकार से होगा, एक परंपरागत विचारों से संबंधित योगदान और एक समकालिक योगदान। कुल मिला के जब हम कृषि के योगदान को पढ़ाने वाले होंगे तो इस योगदान को पढ़ाने के लिए हम 2 स्रोतों का सहारा लेंगे। एक तो परंपरागत, यहां परंपरागत का मतलब विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उन विचारों को आधार बनाकर हम कृषि के योगदान का वर्णन करेंगे। हो सकता है एमपीपीएससी में हमसे ये पूछ ले कि कुजनेट्स ने
कृषि के योगदान के लिए जो 3 सुझाव दिए हैं वो कौन कौन से हैं, या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2008 में कृषि के योगदान को कैसे परिभाषित किया गया है, या फिर जॉनसन और मेल्लोर ने कृषि के योगदान को लेकर क्या बात बोली। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो सीधे सीधे प्रश्न बनेगा, जब मैं बोलूंगा समकालिक योगदान तो इसमें मैं आर्थिक सर्वेक्षण जो भी आएगा, अभी जो आया है उसको कोड करूंगा, क्योंकि 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण आया नहीं था, उसके स्थान पर एक रिपोर्ट निकाल दी गई थी 10 साल की। तो जितने भी मेरे आंकड़े होंगे वो 2022-23 के होंगे। बजट जो 2024-25 का जुलाई में आने वाला है, या ये जो आंतरिक बजट आया था इसको मैं बेस बना लूंगा। इसके अलावा कोई भी नवीनतम उत्पादन से संबंधित आंकड़े जो कृषि के आंकड़ों को दिखा रहे हों उनको भी मैं इसमें शामिल कर लूंगा, जिससे मुझे कृषि के योगदान का कुछ अनुमान लग पाए। रियलिटी ये है कि इसी क्षेत्र से जब हम कंटेंट को इकट्ठा करेंगे, डाटा को पुट करेंगे, तो पीएससी में यहां से प्रश्न बनेगा और यही ऑथेंटिक उत्तर होगा। कुल मिला के आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा करना है। ये जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा ये हमारी समझ को विकसित करेंगे, क्योंकि समझ अगर अच्छी है तो फिर आंसर में डेटा डालना बड़ा आसान हो जाएगा। जब कृषि का योगदान पढ़ रहे होगे तो उसके साथ साथ तुम्हें कृषि की कुछ विशेषताओं के बारे में भी पढ़ने की जरूरत होगी। तो हो सकता है वो पूछे कि भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषताएं बताइए, तो 2-4 आप विशेषताओं को यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसमें एक और चीज शामिल करेंगे कि कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं, हालांकि इसके लिए अलग से टॉपिक दिया गया है जिसमें हम ई नाम योजना, पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री पीएम एफबीआई, एनसीए, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब योजनाएं हैं जो हमको प्रमुख रूप से पढ़कर जानी है। इसके लिए टॉपिक में अलग से वर्णन मिल रहा है तो मैं इसको अलग से ही पढ़ाऊंगा। जब हम योगदान की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें चुनौतियां और मुद्दों की बात ना करें, क्योंकि योगदान जब हो रहा होगा तो उसमें परिवर्तन होगा, उन परिवर्तन के दौरान कुछ चुनौतियां होंगी, वो चुनौतियां हमको पहचाननी है, क्योंकि योगदान 2047 तक जाएगा। तो 2047 का लक्ष्य वैसे ही हमारे लिए कठिन है, तो फिर कृषि में जो चुनौतियां आएंगी उनको भी चिन्हित करना पड़ेगा हमको। फिर सुझाव है कि कृषि के योगदान को कैसे कम या ज्यादा किया जा सकता है, इसको लेकर सुझाव दे सकते हैं। तो ये हमारा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट को लेकर पूरी क्लास होने वाली है। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, हमारे पास पूरा कंटेंट है, मैं आपको बस केवल जो भी पढ़ा रहा हूं उसका कंटेंट पहले से आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपको फायदा ये होगा कि केवल और केवल चीजों को समझना है। पूरा नवीन डेटा के साथ मैंने कंटेंट को आपको अवेलेबल कराया है, बस ध्यान से सुनना है चीजों को। आप जितने अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ये मानिए कि आपके चांसेस उतना ज्यादा है इस चीज को समझने के लिए, ग्रैब करने के लिए और आगे जाने के लिए। चलिए, पहले तो ये समझते हैं कि अगर एमपीपीएससी में 7 नंबर या 10 नंबर में कृषि के योगदान को लेकर प्रश्न आए तो कौन सा वाला फॉर्मेट है जो सबसे अच्छा रहेगा। मेरी नजर में इसके 3 फॉर्मेट हैं कि कृषि के योगदान को कैसे लिखा जा सकता है। पहला फॉर्मेट जो मुझे सबसे ज्यादा समझ में आया वो ये है कि कृषि के योगदान को इस प्रकार से डायमेंशन बना के लिखे जा सकते हैं। 1947 से लेकर 1991 तक जो कृषि का योगदान है इसको हमने कहा है कन्फर्म फेज। हम कन्फर्म कर रहे थे कि कितने लोग कृषि में संलग्न हैं, उन संलग्न में से जीडीपी में कितना योगदान हो रहा है, रोजगार में कितना योगदान हो रहा है, गरीबी में क्या योगदान हो रहा है। तो 1947 से 1951 तक का जो फेज है उसको मैंने कन्फर्म फेज कहा। अब 1991 में आके हमने रिफॉर्म किए, तो रिफॉर्म का मतलब है सुधार करना। तो 1991 से 2014 तक हम लोगों ने सुधार किए और सुधार निरंतर चलते रहे। फिर 2014 के बाद सरकार बदली, 2014 से वर्तमान 2023 चल रहा है, क्योंकि 2023 के बाद अमृत काल शुरू हो जाएगा। तो अमृत काल से पहले हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किए, यानी कि संक्रमण काल रहा। कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश की, कुछ रिफॉर्म नहीं हो पाए। कृषि कानून बिल लेकर आए थे, पास हुए, कुछ नहीं हुए, विवाद हुआ। कुल मिला के यह कृषि के ट्रांसफॉर्म का क्षेत्र था। अब जो अमृत काल चल रहा है और 2047 तक ये जो अमृत काल चलेगा, अब हमारा समय है इसमें परफॉर्म करने का। यानी जो भी परिवर्तन होने थे हमारे कृषि के क्षेत्र में वो सब परिवर्तन हो चुके हैं, जो बदलाव होने थे वो बदलाव हो चुके हैं, जो संक्रमण कालीन समय था वो निकल चुका है। अब कृषि का काम परफॉर्म करने का है। तो ये क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या कर चुका है,
एक तो कृषि के योगदान को ऐसे लिखा जा सकता है, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका ये भी है कृषि के योगदान को लिखने के लिए कि कुछ सकारात्मक योगदान लिखे जाएं और कुछ नकारात्मक योगदान लिखे जाएं। अब सकारात्मक और नकारात्मक योगदान कहाँ से लिखोगे? पूरी क्लास देखोगे तो तुम्हें कंटेंट अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैंने लाइनें खाली छोड़ दी हैं, अगर ध्यान से सुनने वाले बच्चे होगे तो ये काम तुम खुद ही कर लोगे। एक डायमेंशन और है कृषि के योगदान को लिखने का। एक तो कृषि का सैद्धांतिक योगदान दिया है अर्थव्यवस्था में, और एक कृषि का व्यवहारिक योगदान दिया गया है। तो कौन कौन से सैद्धांतिक योगदान है, कौन कौन से व्यवहारिक योगदान है, इस पर भी बहुत अच्छे से चर्चा की जा सकती है। तो ये 3 डायमेंशन जो मेरे दिमाग में आए हैं, चाहे तो हम कृषि के योगदान को इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा सा उत्तर हम जो लिख के आते हैं परंपरागत तरीके से, वो परंपरागत तरीके से हम उस योगदान को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? आप तो सीधे लिख देना कि कृषि का जो योगदान है उनके 4-5 डायमेंशन खींच देना। जैसे रोजगार में बताओ क्या योगदान है, दूसरा गरीबी निवारण में क्या योगदान है, तीसरा जीडीपी में क्या योगदान है, चौथा औद्योगिक विकास में क्या योगदान है, पांचवा समावेशी विकास में क्या योगदान है, चौथा मतलब जो भी हो, फिर ईंधन में क्या योगदान है, इस प्रकार से खाद्यान्न आपूर्ति में क्या योगदान है। यही तो योगदान लिख के आओगे फिर आप। ये हो जाती है आम जिंदगी, ये सब लिख कर आएंगे। और जो मैंने पहला वाला फॉर्मेट दिखाया था जिसमें आपको रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म इनकी बात करनी है, वो है मेंटोस जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। अब इसको जीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे? सर आप क्यों नहीं करा रहे हो? मैं पागल तो रहा हूं ना, तुमको पका पका दे दूंगा। भाई जिसमें काबिलियत होगी वो इसको भर लेगा, जिसमें काबिलियत नहीं होगी वो थोड़ा सरल की तरफ चला जाएगा, और कम काबिलियत होगी ये वाला पकड़ लेगा, जीरो काबिलियत होगी सबसे पका पकाया यही है। यही तो मिलता है किताबों में। तो लगभग 90% बच्चे ये लिख के आएंगे, 2% बच्चे ये लिख के आएंगे, 3% बच्चे ये लिख के आएंगे, बचे हुए जो रिमेनिंग है वो ये लिख के आएंगे। इनकी संख्या बहुत कम होती है, तो इस कैटेगरी में जाओ। मैं बना के नहीं दूंगा, मैं क्यों बना के दूं? पागल हूं क्या? खुद समझो और लिखो, मेरा काम समझाना है। आ जाओ शुरू करते हैं। मैं आपको यहां से क्लास शुरू करता हूं, मैं आपको आंकड़े देना शुरू कर रहा हूं। इन आंकड़ों को कैसे प्रेजेंट करना है वो तुम्हारी काबिलियत है। क्लियर है? चलो, आंकड़ों को समझने से पहले कृषि के कुछ कॉन्सेप्ट को समझो कि जो योगदान हम पढ़ने वाले हैं उस योगदान को कृषि कैसे हम उसको पुट करना है। तो अपने दिमाग में 3-4 कॉन्सेप्ट रखो इसको लेकर। जैसे सर समझाइए, समझिए। आप याद रखना कि जो भी योगदान होता है किसी भी क्षेत्र का या किसी भी व्यक्ति का, वो समय के साथ बदलता रहता है। तो जब हम आजाद हुए तब कृषि का योगदान कुछ और होगा, आज हम 2023 में हैं तो कृषि का योगदान कुछ और है। तो आप पहले तो अपने दिमाग में ये बात रखना, चाहे वो कृषि का योगदान हो, उद्योग का हो या सेवा को हो, कि जैसे जैसे समय बदलता है योगदान या तो कम होता जाता है या ज्यादा होता जाता है। तो वही कृषि के साथ हुआ है। कृषि ने जो अपने योगदान में परिवर्तन किया है उसका प्रमुख कारण है समय का बदलाव। और जब समय बदलेगा तो सब कुछ बदलने लगता है। और ये जो सब कुछ है, बस इन्हीं सब कुछ के कारणों का पता लगाना है पूरी क्लास में हमको, कि जो कृषि में योगदान में परिवर्तन दिख रहा है वो समय के साथ परिवर्तन है, पर वो समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन है क्या और उसके पीछे के कारण क्या है। कुछ उदाहरण के साथ समझिएगा। जैसे आप सुनेंगे कि अब कृषि क्षेत्र में रोजगार का जो प्रतिशत है वो कम होता जा रहा है। पहले लोग 70% लोग कृषि में काम करते थे भारत की कुल श्रमिकों का, अब यह घट के 48% हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब लोग कृषि में कम काम कर रहे हैं। पहले 70 थे, अब इनके प्रतिशत घट के 48 हो गया है। इसका मतलब कृषि अब रोजगार देने की हालत में नहीं है। तो ये तो समय का बदलाव है ना। तो अपने आप से प्रश्न पूछो कि अब कृषि में रोजगार कम क्यों हो रहे हैं? कोई तो कारण होगा। तो पॉइंट याद रखना, उस पॉइंट को ऐसे याद रखना कि मेरे पास ये एक लाइन है,
अब इस लाइन को छोटा करने का तरीका यह है कि मैं इसके बगल में दूसरी बड़ी लाइन खींच दूं, तो देखने वाला ये बोल सकता है कि ये वाली लाइन छोटी है, ये वाली लाइन बड़ी है। दूसरा ये बोल सकता है नहीं, ये लाइन बड़ी है, दूसरी लाइन उससे भी ज्यादा बड़ी है, छोटा उसने बोला ही नहीं। तो यही मैं कह रहा हूं कि कृषि में रोजगार कम नहीं हुए, किसी दूसरे क्षेत्र में रोजगार बढ़ गए। ये कहने का तरीका है, ये नजरिया है। जिस बच्चे का ये नजरिया डेवलप हो जाता है ना कि वो किसी की आलोचना क्यों करे, हम तो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम कैसे कहें कि कृषि में रोजगार कम हुआ। इससे अच्छा हम ये कह सकते हैं कि कृषि में रोजगार कम नहीं हुआ है, किसी दूसरे क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है। हमारी वित्त मंत्री ने एक बार संसद में खड़े होकर यह कहा था, या बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रुपया मजबूत नहीं, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। बात तो वही है, मतलब आप कमजोर नहीं हो रहे हो, मैं मोटा हो रहा हूं। कहने का अर्थ ऐसे समझिएगा। तो हमें सकारात्मकता दिखानी है आंसर राइटिंग करते समय। तो पहले तो ये स्वीकार कर लो कि मैं मानता हूं कि समय परिवर्तन लाता है, तो रोजगार में परिवर्तन हुआ। पहले कृषि ज्यादा रोजगार देता था, अब समय के साथ कृषि कम रोजगार दे रहा है। तो उसका एक कारण है। कारण क्या है? अन्य विकल्प तैयार हो गए। अन्य विकल्प कौन? उद्योग क्षेत्र तैयार हुआ, सेवा क्षेत्र तैयार हुआ। अब सेवा क्षेत्र की विशेषता यह है कि उसमें मेहनत कम होती है। सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, अगर आप प्राथमिक क्षेत्र से इधर की ओर जाएंगे, फिर वो तुम्हें चाहे द्वितीय क्षेत्र मिले, चाहे तृतीय क्षेत्र मिले, दो और नए क्षेत्र आ गए, चतुर्थ भी आ गया, पंचम क्षेत्र भी आ गया। तो जब प्राथमिक से दूर जाते जाते हैं तो दो काम तुमको यहां दिखाई देंगे। पहला, मेहनत कम होती जाएगी। दूसरा, कुशलता बढ़ती जाएगी। एक और, तकनीक बढ़ती जाएगी। तो भाई लोग समय के साथ आलसी भी होने लगे। दूसरा, लोग समय के साथ पढ़े लिखे भी होने लगे। भारत की विडंबना तो समझो आप, जब आजाद हुए तो हम कृषि में सब लोग संलग्न थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब पढ़े लिखे हो गए तो तकनीक का ज्ञान होगा, तकनीक का ज्ञान होगा तो तकनीक का प्रयोग करोगे, और जब हम तकनीक का प्रयोग करने लगते हैं तो शरीर का प्रयोग कम हो जाता है, और शरीर का प्रयोग कम होगा तो हम आलसी होने लगते हैं, और जब हम आलसी होने लगते हैं तो इसका स्पष्ट उदाहरण है कि हम कृषि से दूर जा रहे हैं। क्योंकि कृषि से दूर जाने का मतलब मेहनती कम होना। फिर शरीर की मेहनत कम, दिमाग की मेहनत ज्यादा होती है। कृषि में सबसे ज्यादा शरीर की खून पसीना एक कर देता है, उससे कम शरीर की मेहनत उद्योगों में होती है, पर दिमाग की भी मेहनत साथ साथ रहती है। सजगता रहनी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तृतीय क्षेत्र में आते हैं तो शरीर की मेहनत और कम, दिमाग की और ज्यादा। चतुर्थ में और ज्यादा, और पंचम में तो सबसे ज्यादा सिर्फ दिमाग ही चलता है, हाथ पैर तो चलते ही नहीं है। तो हम ये पॉजिटिव बोल सकते हैं ना कि भारत जैसे जैसे विकसित हो रहा है, भारत पढ़ लिख रहा है, भारत कुशल हो रहा है। लेकिन नेगेटिव ये है कि भारत आलसी भी हो रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या कम होने का मतलब है भारत का आलसी होना। ये कि हो सकता है ना। वो पॉजिटिव में क्या बोलोगे कि प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या कम होने का मतलब भारत में कुशलता का बढ़ना, तकनीक का बढ़ना। आप मेरी बात समझ पा रहे होगे। तो मैं कैसे बोल दूं कि भारत में कृषि में रोजगारों का जो भागीदारी है वो कम हो रहा है? मेरा नजरिया दूसरा है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी दूसरे क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहे हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं इस चीज को, और यही बोलना है, हमें पॉजिटिव ही रहना है वहां पर। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, समय के साथ निर्यात और आयात में परिवर्तन हुआ। एक समय ऐसा था कि भारत में जो कृषि उत्पाद थे उनके निर्यात का प्रतिशत आयात के प्रतिशत की अपेक्षा ज्यादा था। सब आंकड़े आगे मिलेंगे, परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट समझो। फिर समय बदला, खासकर 1991 के बाद जब एलपीजी आया तो भारत का जो निर्यात है वो कम हो गया और भारत का आयात बढ़ता चला गया। यानी परिवर्तन तो हुआ। अब कृषि का रोल बदल गया। जो कृषि पहले निर्यात करती थी, अब वो कृषि आयात ज्यादा कर रही है। इसके पीछे के कारण क्या हैं? तो आप कई सारे कारण देख सकते हैं। उसमें सबसे प्रमुख कारण है उपभोग की प्रकृति बदल गई है समय के साथ। उपभोग की अब भारत पहले कपास का निर्यात करता था, कपास से सूती कपड़े बनते थे। अब लोग नायलॉन के कपड़े पहन रहे हैं, तो कपास का उतना प्रयोग नहीं हो रहा है, लोग कपड़े ही नहीं पहन रहे हैं। बड़ी विडंबना यह है, उपभोग की प्रवृत्ति बदल चुकी है।
लोग कपड़ों के नाम पे कागज के कपड़े पहन रहे हैं, थैलियों के कपड़े पहन रहे हैं फैशन के नाम पर। उपभोग की प्रवृत्ति बदलने से जो डिमांड थी वो डिस्टर्ब होगी ना, सीधी सी बात है। लोग पहले मोटा अनाज खाते थे, अब नहीं खा रहे हैं, तो वो मोटे अनाज का उत्पादन कम हुआ। हालांकि अब पूरी दुनिया में जागरूकता आई स्वास्थ्य को लेकर, उपभोग की प्रवृत्ति बदली ना, कि मोटा अनाज खाने से सेल्यूलोज मिलता है, फाइबर मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और पूरी दुनिया स्वस्थ रहना चाहती है, योगा कर रही है, जिम कर रही है, मोटापा कम कर रही है। तो उपभोग की प्रवृत्ति बदलने से आयात और निर्यात बदलते हैं। दूसरा, चूंकि भारत अब विकसित हो रहा है और विकसित भारत में जीडीपी बढ़ेगा, और जिस देश का जीडीपी ज्यादा होता है उस देश का आयात खुद ही बढ़ जाता है, क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब है प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही होगी। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो एक निश्चित समय के बाद वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा जब कर लेता है, फिर उसके अंदर इच्छाएं घर कर जाती हैं। फिर वो रोटी के लिए नहीं मरता, फिर वो पिज्जा खाने का शौकीन हो जाता है। तो पिज्जा हमें आयात करना पड़ेगा। तो जब हमारी आय बढ़ रही है तो समझ जाना कि आवश्यकता पूरी, अब इच्छाएं पूरी करनी है, और इच्छाएं पूरी करने के लिए या तो भारत में उस चीज का उत्पादन हो, अगर नहीं हो रहा है तो बाहर से मंगाओ। बाहर से क्यों मंगा पा रहे हो? क्योंकि तुमने डिमांड की है। डिमांड क्यों की है? जेब में पैसा है। जेब में पैसा क्यों है? प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से समय के साथ हमें योगदान देखना है। जब भी बोलूंगा रोजगार में परिवर्तन हुआ, निगेटिव नहीं जाना है। जब भी बोलूंगा आयात निर्यात परिवर्तित हुआ, निगेटिव नहीं जाना है। समावेशी विकास, अब समय के साथ ये वही कृषि है जहां पहले हल चला करते थे, बद्धे बैल चला करते थे, हाथ से कृषि होती थी, हाथ से धान आज भी लगाई जाती है। पर पहले का किसान खेतों में तकनीक लाना ही नहीं चाह रहा था, हाथ से गेहूं काटता था। अब तकनीक में समावेशी कैसे हो भाई? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 क्षेत्र हैं, तो तीनों क्षेत्रों में तकनीक का प्रयोग बराबर बराबर होना चाहिए। शुरुआत में तो उद्योग में तकनीक आई, सेवा क्षेत्र में तकनीक आई, कृषि में आ ही नहीं पाई। तो तकनीक के नजरिए से अगर भारत में देखोगे तो क्या समावेशी विकास था? समावेशी विकास का मतलब है कि सभी क्षेत्रों को, सभी को बराबर बराबर अधिकार दिया जाए। अब तकनीक तो बेचारी मुंह ताक रही है भारतीय अर्थव्यवस्था का और कह रही कि मेरे साथ तो दुर्व्यवहार हो रहा है। तकनीक कह रही कि मुझे उद्योग वाले प्रयोग कर रहे हैं, मुझे सेवा वाले प्रयोग कर रहे हैं, ये कृषि वाले मेरा अनादर कर रहे हैं। समावेशी विकास नहीं है भारत में। जैसे जैसे समय बदला तो आप देखो जिन जगहों पर, जिन खेतों में पहले बद्धे या बैल, हमारे यहां बद्धे बोलते हैं, बैल हल चलाते थे, वहां ट्रैक्टर हल चलाने लगे। जहां पहले मजदूर गेहूं काटता था वहां अब बड़े बड़े हार्वेस्टर आकर गेहूं काटने लगे। पहले आलू खोदने के लिए फावड़े से का प्रयोग करते थे, वहां बड़े बड़े आलू खोदने वाले हल आने लगे। पहले हाथ से फर्टिलाइजर डाला जाता था, वहां फर्टिलाइजर और बीज बोने वाले हल आने लगे, यानी कि तकनीक उसमें प्रवेश करने लगी। तो अब लग रहा है कि तीनों क्षेत्र में समावेशीपन आ रहा है। तो जब भी अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र को सिकोड़ रहे होगे तो उसको नेगेटिव नहीं बोलना है। हम बोले ही क्यों नेगेटिव? हम उसको ऐसे प्रेजेंट करें कि हमारी नेगेटिव में भी पॉजिटिव नेट दिखाई दे। अब कोई बोलेगा कि देखो तकनीक में, कृषि में तकनीक आ रही है, कृषि में तकनीक आ रही है, तो इसको नेगेटिव साउंड मत करो, बोलो अच्छी बात है, कृषि में तकनीक आने का मतलब भारत और ज्यादा समावेशी हो रहा है। जिस बच्चे का दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा वो आंसर कितना अच्छा लिख सकता है। अब कृषि भाई केवल खाद्यान्न उगाने से क्या करोगे? जेड्रोफा का पौधा उगाओ, गन्ने से एथेनॉल निकालो। जेड्रोफा का पौधा जैविक ईंधन है, अरे है कि नहीं है? तो जैविक ईंधन आएगा तो हमारा पेट्रोल और डीजल पर आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी एक स्रोत हो सकता है। तो अब अपने आप को तैयार करो कि जो भी हम कृषि के योगदान को पढ़ने वाले हैं, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो समय का परिवर्तन है। और उस समय के परिवर्तन की वजह से इन प्रकार के हमको बदलाव देखने को दिखेंगे। आशा करता हूं कि मेरी बात आप समझ पाए होंगे। तो अब हम धारणा बना चुके हैं, कॉन्सेप्ट बना चुके हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में जो दरारें रह गई उनको भरने का काम कर रहा हूं। दरारें कैसे रह गई हैं और जो बेसिक चीजें बन रही हैं उनको समझना आप। कि कृषि क्षेत्र का योगदान समझने से पहले कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को समझ लो। अब वर्तमान स्थिति तो पता चल रहा है कि वर्तमान में समय में परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन की वजह से जहां जहां कृषि योगदान कर सकती थी सब जगह परिवर्तन हो रहा होगा। ये मन में धारणा बना ली।
अब आपने वर्तमान स्थिति को क्या समझा कि जो हमारी जीडीपी का कुल कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए कृषि का तो 15% रह गया है। यानी भारत अगर 100 रुपए कमाता है तो उसमें कृषि केवल 15 रुपए ही कमा के हमको दे पा रही है, और घर में उसकी इज्जत कभी होती ही नहीं है जो सबसे कम पैसा कमाए। अब भारत में जब देखा उसने कृषि को, तुम तो भैया पहले पैसा ज्यादा कमा रहे थे, अब तो 15 रुपए कमा रहे हो, तो उसकी इज्जत खत्म होने लगी। उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया गया कृषि को। और नीति निर्माताओं की सबसे बड़ी भूल होगी अगर वो कृषि को नजरअंदाज करें। तो जब तुमने देखा कि 15 रुपए का ही योगदान हो रहा है, भाई कृषि की प्रकृति तुम देख चुके हो कि 15 रुपए ही तो देता है, बड़ा महत्व क्या है, तो उसका महत्व तो नीति निर्माताओं की नजर में कम होने लगा। और जब वो महत्व कम होने लगेगा तो वो अर्थव्यवस्था में जो फ्लक्चुएशन आता है, जो वॉल्टिलिटी आती है, उसमें उसका रोल कम हो जाता है, सिर्फ नीति निर्माताओं की नजरों में। हकीकत में तो कुछ और ही निकलेगा अभी। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था वी से बना रही है, सरंग गर्त सरंग गर्त सरंग गर्त सरंग गर्त सरंग गर्त, उसमें दो क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं, उद्योग और सेवा। उद्योग और सेवा किसको नजरअंदाज करके बैठे हो? कृषि को। क्यों नजरअंदाज करके बैठे हो? क्योंकि उसकी प्रकृति है कि वो बेचारी सुकुड़ती जा रही है, उसका 15% योगदान है और कम पैसा कमा रहा है, तो आजकल हम क्यों इसका महत्व रखें? तो जो जिसका महत्व कम है, तो कृषि क्षेत्र में जो फ्लक्चुएशन है वो अर्थव्यवस्था को उतनी बुरी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा है, तो नीति निर्माता उतने ध्यान से देखेंगे नहीं। ये उनकी भूल है, और ये मैं केवल एक परसेप्शन और अवधारणा बता रहा हूं आपको, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। नीति निर्माता पूरी तरह से कृषि पर ध्यान दे रहे हैं, और कैसे स्तर पर ध्यान दे रहे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा आंकड़ों के साथ। आप पहले भूमिका को समझने का प्रयास करें। अब चूंकि योगदान कम है, 15% ही तो है, तो योगदान कम होने का मतलब यह नहीं है कि वृद्धि भी कम हुई है। बस यहीं पर चूक मत कर देना। योगदान कम होने का मतलब यह नहीं है वृद्धि। अगर कृषि का योगदान सच में 15% हो जाता तो भूखे मर रहे होते। कृषि का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 15% है, लेकिन याद रखना कि अब इंडिया की जीडीपी लार्ज हो रही है। लेकिन यह भी याद रखना, लार्जर जीडीपी कैन नॉट बी रिचेस्ट। लार्जेस्ट जीडीपी कैन नॉट बी रिचेस्ट बिकॉज द वेलफेयर इज द फंक्शन ऑफ 1 अपॉन पॉपुलेशन। किसी भी राज्य या देश का कल्याण उसकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक अमीर देश है, भारत की जीडीपी बढ़ रही है, पर भारत में केवल जीडीपी नहीं बढ़ रही है, हम साथ ही साथ दिन रात मेहनत करके जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं। तो अगर तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, उतनी ही तुम्हारे घर में पॉपुलेशन हो रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे प्रति व्यक्ति आय का, जैसे हमने राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में सीखा था, तो वहां पर वेलफेयर हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कहता है कि बताओ यार कृषि क्षेत्र का योगदान तो जीडीपी में 15% ही रह गया है, तो मायूस नहीं हो जाना, नेगेटिव नहीं बोलने लगना। बोलना कि प्रतिशत भले ही 15 हो, लेकिन वृद्धि में कोई कमी नहीं हुई है। और इसका परिणाम तुम ऐसे बोलोगे कि 2023-24 में जो फसल उत्पादन है, जो खाद्यान्न उत्पादन है, वो 330 मिलियन टन हुआ, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तो सर ये 15% का क्या जोल है, ये समझ में आएगा आपको आगे। तो आंसर राइटिंग करते समय यह ध्यान रखना है कि हमको नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव में भी पॉजिटिवनेस रखनी है। खासकर इंटरव्यू में, जब वो इंटरव्यूअर तुमसे प्रश्न पूछते हैं, वो पूछते हैं कि यार बताओ भारत में तो कृषि का क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, आपकी क्या राय है? तो आप इसमें बोलना कि सर आंकड़े तो यही बोलते हैं कि 15% ही रह गया है जीडीपी में कृषि का योगदान सर, लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलू यह है कि कृषि जीडीपी वृद्धि प्रतिशत बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ता जा रहा है, उसके क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता। क्योंकि कृषि में मैं ये बोल सकता हूं कि कृषि क्षेत्र कमजोर नहीं हुआ है सर, अन्य जो दो सेक्टर हैं, उद्योग और सर्विस, वो मजबूत हुए हैं। हाँ सर, अगर आप बोलो तो वो मजबूत क्यों हुए, मैं उस पर चर्चा कर सकता हूं, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कृषि क्षेत्र कमजोर हुआ है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। तुमसे वो पूछेगा कि भारत में गरीबी है, तो आप मुस्कुरा के बोलना कि सर मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत में गरीबी है, लेकिन हाल ही में जो बजट आया है उसमें स्पष्ट बोला गया है कि भारत में 25 करोड़ लोगों को
एमपीआई के द्वारा गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो फिर वो फिर से बोलेंगे तो क्या इससे गरीबी का प्रतिशत कम हो गया है? तो आप काउंटर करना कि सर भारत में गरीबी तो है और गरीबों की संख्या भी है, पर अब भारत में निरपेक्ष गरीबी की जगह सापेक्ष गरीबी ज्यादा है, और सापेक्ष गरीबी जो है वो विकसित देशों में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से तुमने तारीफ कर दी, गरीबी है पर गरीबी को भी तुमने ऐसे प्रेजेंट किया कि अब भारत में निरपेक्ष गरीबी कम हो रही है, सर सापेक्ष गरीबी बढ़ रही है। अगर वो बोलते हैं कि गरीबी बढ़ रही है तो स्वीकार कर लेना सर बढ़ रही है, पर निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष। और सापेक्ष गरीबी केवल और केवल विकसित देशों में ही मिलती है, और 2047 विकसित होने का लक्ष्य भी है हमारा। तो परिलक्षित होता है कि वर्तमान से ही भारत विकसित बनने के सपने देख रहा है, और लड़के के अंदर वो काबिलियत है, वो विजन है, दृष्टिकोण है 2047 वाला। ऐसे बोलेंगे कि भारत में बेरोजगारी है। देखिए, जो विकासशील देश होते हैं उसमें प्रचंड बेरोजगारी होती है, कृषि में छिपी बेरोजगारी, और जो विकसित देश होते हैं उनमें संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है। खासकर चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में, पूंजीवादी देशों में होती है, बाजारवादी शक्तियों वाले देशों में होती है। तो मुस्कुरा के बोलना कि सर हाँ, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर यह जो आंकड़े बेरोजगारी की आए हैं इसमें चक्रीय बेरोजगारी के लक्षण ज्यादा है। सर भारत की हकीकत यह है कि भारत में वर्किंग पॉपुलेशन जो है ना, वर्किंग पुअर्स आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और गरीब भी हैं। तो इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता भारत में बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है। पर किस क्षेत्र में, असंगठित में या संगठित में? तो जवाब है केवल संगठित में। असंगठित में अगर देखा जाए तो उसके आंकड़े भी बहुत फेवर में नहीं है। 30 करोड़ लोगों ने जो श्रम संगठन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है उसमें से 94% लोग ऐसे हैं जिनकी आय 10,000 से कम है। तो इसका मतलब वो गरीबी से ग्रसित हैं, पर वो उनको काम भी मिला हुआ है। तो जो लोग गरीबी से भी ग्रसित हैं और काम भी मिला हुआ है, ऐसे लोगों को वर्किंग पुअर्स कहा जाता है। तो भारत में बेरोजगारी के लिए इस प्रकार की बातें बोलना, स्पष्ट रूप से स्वीकार मत करना कि बेरोजगारी है। ये आपका एटीट्यूड बताएगा पॉजिटिव वाला इंटरव्यू में। तो जो हम आंसर लिखने वाले हैं, अब चूंकि हमारे कृषि में कई सारी कमियां भी हैं, कई सारी अच्छाइयां भी हैं, पर अच्छाइयां ज्यादा दिखाना है, कमियां कम दिखाना है। वो अगर आलोचना पूछेगा तो हम उसमें 3-4 बुराइयां तो दिखाई देंगे, बाकी सब अच्छाइयों को प्रदर्शित करेंगे। और यही एक अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र पढ़ने का तरीका है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अर्थव्यवस्था में कोई चीज स्टेबल नहीं होती, निरंतरता नहीं होती उसमें, वो वॉलेटिलिटी है, आज अच्छा कल बुरा, आज अच्छा कल बुरा। तो मैं कैसे आज बुरा बोल दूं? तो मैं तो ऐसा चाहूंगा कि अच्छे और बुरे के बीच में रहूं, और यही एक अच्छे छात्र की निशानी, और ऐसा होना भी चाहिए। तो फिर प्रश्न ये आएगा कि गैर कृषि क्षेत्र वृद्धि क्यों कर गए? भाई कृषि क्षेत्र पीछे रह गया तो गैर कृषि क्षेत्र वृद्धि क्यों कर गए? तो आप बोलना, इसके लिए यह समझना पड़ेगा कि कृषि का विकास मांग आधारित है या आपूर्ति आधारित है। मतलब अगर दूसरे कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र जिसमें उद्योग है, सेवा है, वो कृषि की अपेक्षा ज्यादा वृद्धि कर गए हैं, जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण तो होगा। तो उसका सीधा कारण यह है कि कृषि क्षेत्र क्यों पिछड़ गया। कृषि क्षेत्र का जो विकास है वो 2 कारकों पर निर्भर करता है, किसी भी क्षेत्र का विकास। एक होता है मांग कारक और एक होता है आपूर्ति कारक। आपूर्ति कारक पर अगर कोई अर्थव्यवस्था टिकी हुई है तो वो सामने वाले पर निर्भर करती है, और मांग कारक डेवलप की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि को 1991 से पहले देखो, जब तक बाजार नहीं आया था भारत में, खुलकर बाजार नहीं आया था। 1980 तक आते आते बाजार तो आ ही चुका था, मारुति गाड़ी आ गई थी, मारुति का शोरूम, और मारुति से पार्टनरशिप हो गई थी 1982 तक। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। 1951 से 1991 के बीच में जो भारतीय कृषि का विकास रहा था ना, वो आपूर्ति आधारित था। भारतीय कृषि का एक ही लक्ष्य था कि आपूर्ति करना है, और जहां आपूर्ति शब्द आ जाए समझ जाना आवश्यकता की बात हो रही है। हम पेट भरने के लिए पहले कृषि कर रहे थे, खाने के लिए नहीं था हमारे पास। तो भारतीय कृषि का जो विकास हो रहा था उसका पूरा डायमेंशन आपूर्ति की तरफ था, और उस आपूर्ति की पूर्ति करने के लिए हरित क्रांति लाए हम लोग। क्यों लाए हरित क्रांति? क्योंकि आपूर्ति करनी थी, इच्छाएं थोड़ी ना थी कि हम बर्गर खाएंगे, आवश्यकता थी कि पेट में खाना चला जाए। तो जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो कृषि क्षेत्र है वो आपूर्ति के पक्ष में रहा, तब तक तो उसका महत्व बना रहा।
और जब वो आपूर्ति आवश्यकताएं पूरी हो गई, दुनिया का नियम है, एक बार तुम्हारा मतलब निकल जाए लोग भूल जाते हैं तुमको। तो पेट भर गया लोगों का, मतलब निकल गया, कृषि को भूलना शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो कृषि में डाउनफॉल आने लगा। प्लस ये कोई ध्यान नहीं दे पाया कि कृषि की वजह से तुमने खाना खाया, तुम्हारा शरीर मजबूत हुआ, तुम्हें पोषण मिला, तुम शरीर से तंदुरुस्त हुए, दिमाग से तेज हुए। अगर कृषि नहीं होती, शरीर तंदुरुस्त नहीं होता, तुमको पोषण नहीं मिलता, तो जो फैक्ट्री में तुम हथौड़ा चला रहे हो, उसको चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो तो कृषि ने दी है ना तुमको। तो तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो गई, तुमने खाया पिया कृषि से और निकल लिए दूसरे क्षेत्र के, एहसान फरामोश हो गई जनता। तो जो लोग संलग्न थे कृषि से वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कहां होने लगे, दूसरी तरफ। पर उसका दूसरा पहलू भी है कि उद्योगों का डेवलपमेंट होना जरूरी था, क्योंकि बिना उद्योगों के कृषि का भी कच्चा माल कहां जाएगा, उनकी आपूर्ति करने के लिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी था। तो मैं ये बोल सकता हूं, यहां पर समझिएगा कि जब तक हमारी अर्थव्यवस्था आपूर्ति आधारित थी कृषि के क्षेत्र में, तब तक हमने ठीक ठाक किया, और 1991 तक यही मिला। उदाहरण के लिए हरित क्रांति वाला एग्जाम्पल दे देना। अब 1991 के बाद अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो मांग आधारित हो गया। मांग तो इच्छा है, इच्छा होगी तो लेंगे, इच्छा होगी तो नहीं लेंगे। बोला नहीं खरीद रहा गेहूं, तुम क्या कर लोगे, क्योंकि मैं मांग कर रहा हूं, मेरी इच्छा है, मुझे तो बाजरा खाना है। पहले तो आपूर्ति थी, पेट में जाना चाहिए, गेहूं जाए चाहे बाजरा जाए। अब तो इच्छा है। आजकल के जो नए नए लड़के पैदा हो रहे हैं फ्लैटों में, चाइना के माल है सब। इनको सुबह बोल दो बेटा दूध पी लो, बेटा रोटी खा लो, हम नहीं खाएंगे। आवश्यकता थोड़ी ना, इच्छा है उन लोगों की, नहीं हम दूध नहीं खाएंगे, हम बिलेत खाएंगे, हम बिलेत नहीं खाएंगे, हम फलाना खाएंगे। जब आपूर्ति थी तो जो मुंह में रख दिया भगा भग खा लिया था बचपन में सबने। क्यों? वहां इच्छा थी ही नहीं, पेट भरो पहले तो। अब 1991 के बाद बाजार खुल गया। ये जो बाजार खुला है, इस बाजार ने पूरे कृषि की जो विकास की प्रवृत्ति वो चेंज कर दिया। वो आपूर्ति से मांग की तरफ चली गई, अब इच्छा की तरफ चली गई। 1991 के बाद जब अर्थव्यवस्था खुली, लोगों ने श्रम और पूंजी का योगदान करना शुरू किया। मतलब तुम्हारा श्रम पूंजी मेरे देश में, मेरा श्रम पूंजी तुम्हारे देश में जा सकता है। याद रखना, केवल श्रम जब आता है तो वो केवल श्रम के रूप में नहीं आता, उसमें तकनीक भी छुपी होती है, उसमें प्रबंधन भी छुपा होता है, उसमें आइडिया भी छुपे होते हैं। मान लो कि मैं एक श्रम हूं और मैं अमेरिका जाता हूं, तो उनके नजर में मैं एक व्यक्ति हूं, पर व्यक्ति के अंदर जो विचार है वो भी तो मेरे ही हैं। अब इस नैया पार में मैंने अध्यापकों को रखा, तो अगर नैया पार की नजर से देखा जाएगा तो अध्यापक व्यक्ति है, पर मैं समझता हूं कि वो व्यक्ति नहीं है, वो चलता फुलता एक विचारों का पुतला है। तो जब उदारीकरण हुआ, विचार आए तो लोगों में समझ में आया कि यार ये ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है। हम तो लुंगी पहन के घूम रहे थे, जींस भी पहना जा सकता है, नंगे भी घूमा जा सकता है। तो 1991 के बाद जीवन स्तर बदल गया। तो जीवन स्तर बदलेगा तो जीवन स्तर की जो इच्छाएं होंगी वो भी पूरी करने की कोशिश करोगे। तो जीवन स्तर बदला, उसके साथ साथ उपभोग की प्रवृत्ति भी बदल गई। अब सुबह होकर खड़े होकर कोई दलिया थोड़ा ना खाता है, सुबह खड़े होकर पोए खाते हैं, पोए, पोआ, जैम। जो जैम खाते हो ना, जिसे बोलते हैं फ्रूटी फ्रूट मिला हुआ है, शक्कर का पूरा पारा होता है, बीमारी का घर है वो जैम। पहले लोग सुबह खड़े होकर गुड़ खाते थे, चने खाते थे, दूध पीते थे। आज उपभोग की प्रवृत्ति बदल गई, इच्छाएं हैं, आप पोहा का प्रोडक्शन करो। खाद्य सुरक्षा भारत में दे दी गई है, अब उस खाद्य सुरक्षा के लिए डिमांड है ना, तो फिर खाद्य सुरक्षा के लिए वही चीज उत्पादित होगी जो वो चाह रहा है। तो कृषि जो पहले स्वतंत्र थी उत्पादन करने के लिए, आज वर्तमान में उसमें स्वतंत्रता नहीं है। आज कृषि के ऊपर बेल्ट चाबुक लेके खड़े हुए हैं लोग, एमएसपी का चाबुक। जहां एमएसपी बोलेगी वैसा खेती होगी। अगर एमएसपी ज्यादा बढ़ा दो तो उस क्षेत्र में तुम मान लो कि गेहूं और चावल है, चावल का एमएसपी कम कर दो, गेहूं का एमएसपी ज्यादा कर दो, तुम देखो 3 साल में उस पूरे क्षेत्र में गेहूं होने लगेगा। तो अब कृषि स्वतंत्र कहां रहा? कृषि जो विकास कर रहा है अपनी मर्जी से कहां कर रहा है? उसको तो जबरन करवाया जा रहा है चाबुक दिखा के। और ये चाबुक किसका है? संविदा का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो तुम मुझसे, तो मैं जो बोलूंगा वही तुम उगाओगे।
एमएसपी बढ़ा दूंगा, तो जहां पैसा ज्यादा होगा उसी फसल को उगाओगे। तो 1991 के बाद जो कृषि का विकास हुआ है वो विकास मांग आधारित हो गया, आपूर्ति रही नहीं। फिर बाद में तुम कृषि को क्षेत्र को ब्लेम करोगे कि हाय अब ये योगदान नहीं दे रही है, 15% ही पैसे कमा रही है। क्यों कमाएगी वो 15% से ज्यादा? क्योंकि वैसी रणनीति हम बना ही नहीं पाए। अब ये खाद्य प्रसंस्करण का कॉन्सेप्ट आ गया, लोग आजकल भंडारण करने लगे। तुम देखो लहसुन महंगा हो रहा है, जिन लोगों ने लहसुन लगाया है वो तो लखपति हैं। क्यों हो रहा है लहसुन महंगा? उसके दो कारण है। जहां उत्पादन हो रहा है वहां मांग नहीं है, मांग कहीं और हो रही है, क्योंकि मांग आधारित हो गया ना, तो एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। और कुछ लोगों ने भंडारण करके रख लिया है। अब चीज को अगर भंडारित करोगे, अर्थव्यवस्था में उसकी मात्रा अगर कम हो जाएगी तो कीमत स्वतः बढ़ जाएगी ना। तो बड़े बड़े जो वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं, इनका एक नेगेटिव प्रभाव यह है कि उसमें होर्डिंग हो रही है और एंड टाइम तक उसको रोक के रखते हैं जब तक उसकी मांग हाई पीक तक ना हो जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर डिमांड होगी, भैया टमाटर गायब हो गए हैं मार्केट से, टमाटर उगाओ। डिमांड कर दी तुमने तुरंत, ठाकुर साहब को टमाटर खाने हैं। इसी प्रकार से न्यू मिडिल क्लास आ रहा है। अब ये जो न्यू मिडिल क्लास है ना, ये बड़ा खतरनाक है। बजट में बोला गया, प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं न्यू मिडिल क्लास। ये जो न्यू मिडिल क्लास है ये दिखावे वाला होता है। इसके पास पैसा नहीं होता लेकिन खर्च करता है। ईएमआई लेके खर्च करेगा, ईएमआई पे गाड़ी, ईएमआई पे घर, ईएमआई पे चड्डी, ईएमआई पे बनियान, सब ईएमआई पे चल रहा है। तो जितना पैसा आता है सब ईएमआई में चला जाता है। दिखावटी जीवन जी रहे हैं, बाहर जाके होटलों में खाना खा रहे हैं, दिखावटी जीवन जी रहे हैं। तो इन लोगों ने एक फर्दर डिमांड क्रिएट कर दी, तो उससे हमारे जो कृषि क्षेत्र का विकास है वो अपनी दिशा में ना जाते हुए उस दिशा में जाने लगा जिस दिशा में तुम ले जाना चाह रहे थे उसको। और दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ, वैश्वीकरण हो गया। और वैश्वीकरण का मतलब खुल गई सब चीजें। अब तो जो इच्छा है लूटो। तो इच्छा के अनुसार ये जो चल रही है इकोनॉमी, इसका परिणाम हमें सामने दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर हम अब कृषि की भूमिका बनाना शुरू करें, कृषि के महत्व को समझना शुरू करें, तो एक दो कथन के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है। पंडित नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। इनका कहने का इंटेंशन बहुत अलग था और इनके इंटेंशन से समझ में आ रहा है कि कृषि का क्या महत्व है। क्योंकि कृषि केवल रोजगार नहीं देता, कृषि हमारे पोषण को, हमारे पेट को भरने का काम करता है। एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने कृषि के लिए बहुत कुछ किया है भारत में, हरित क्रांति से संबंधित है एमएस स्वामीनाथन। उन्होंने कहा था कृषि की दिशा अगर गलत हो गई, मान लो अगर कृषि को तुमने गलत दिशा दे दी, तो ये मानो कि भारत के जितने भी सही सेक्टर है उसमें किसी में भी अच्छा काम नहीं होगा। यानी अगर कृषि ने गलत दिशा पकड़ ली तो बचे हुए उसके जो दोस्त है वो भी गलत दिशा में जाएंगे। तो सभी क्षेत्रों में सबसे प्रमुख क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि उससे कच्चा माल आता है, वो अन्य क्षेत्रों को आधार देता है। अगर वो ना हो तो अन्य क्षेत्र पैदा ही नहीं होंगे। कृषि के लिए वर्तमान दृष्टिकोण हमारा क्या है? याद रखना, स्वपर्याप्तता और आत्मनिर्भरता। अगर इस कृषि को जिंदा रखना है, इस कृषि के महत्व को समझना है, दो दृष्टिकोण दिमाग में रखना और इन्हीं दो दृष्टिकोण को आधार बनाकर पूरे कृषि के उत्तर को लिख के आना। पहला, स्वपर्याप्तता। कृषि के लिए कोई योजना क्यों चलाई जा रही है? स्वपर्याप्तता और आत्मनिर्भरता के लिए। कोई कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है? स्वपर्याप्तता और आत्मनिर्भरता के लिए। किसी प्रकार का सुझाव दोगे तो उसमें भी केंद्र में क्या रखोगे? स्वपर्याप्तता और आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए जो भी काम करने पड़े वो सब कृषि के लिए अच्छा होगा। भारत में जो कृषि वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून के लिए माना जाता है, जैसे सरकार का 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक इसी प्रकार से आरबीआई का भी मैंने आपको बताया है। कृषि का जो योगदान है वो केवल रोजगार में तो है ही। अगर पूछा जाए प्रमुख रूप से कृषि का योगदान कहां है, सबसे ज्यादा है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में। और जितनी भी प्रगति आप देख रहे हो और विकास देख रहे हो उन सब में कृषि का योगदान है। तो कृषि के योगदान को अगर 2 नंबर में लिखने के लिए बोला जाए तो ये लाइन मेरे हिसाब सबसे परफेक्ट है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, चीजों को अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अब इस चीज को देखो कि ये जो कृषि के योगदान हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय का कृषि का योगदान यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके डेटा। अब मतलब अब हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अब हम चीजों को आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले राष्ट्रीय आय में कृषि का क्या योगदान है। अब मैं कल की क्लास में इसमें डिस्कस करूंगा।
यानी राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है उसको पढ़ने के लिए हमको ये की पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। मैं इस पर डिस्कस करूंगा। फिर दूसरा योगदान है भारत में कृषि क्षेत्र का विकास, उसके डाटा यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा रोजगार में कृषि का क्या योगदान है, डेटा लिखे हुए हैं। इसके लिए कुछ की पॉइंट भी मैंने लिख दिए हैं। इन की पॉइंटों की सहायता से हम पूरे रोजगार का जो डायमेंशन है वो खोल पाएंगे। औद्योगिक विकास में कृषि का क्या योगदान है वो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या योगदान है उसके लिए कुछ की पॉइंट भी मैंने लिखे हुए हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ पाए। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखोगे खाद्य आपूर्ति में क्या योगदान है, इसमें भी मैंने डिटेल पढ़ाया है, जिसमें मोटे अनाज के उत्पादन का योगदान, दालों के उत्पादन का योगदान, वनस्पतिक तेल के उत्पादन का योगदान की बात की है। सकल पूंजी निर्माण में क्या योगदान है, गरीबी निवारण में क्या योगदान है, समावेशी विकास में क्या योगदान है, कोविड-19 और कृषि की जो वृद्धि हुई है उसके चक्र को बताना है। तो ये कल की क्लास में करने वाले हैं। फिर इसमें और बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं जिनको पढ़ने से हमारा बेसिक और क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अगली क्लास में हम सीधे सीधे मुद्दे पे बात करेंगे, योगदान पर। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।